Hello students. So basically we are going to discuss a new chapter that is light. अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के डिटेल के बारे में, तो ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में आप जब जाओगे तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, न्यूमेरिकल भी करोगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही आता है, इस चैप्टर में भी आता है। इस चैप्टर के अलावा कोई जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूँ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करूँ, ह्यूमन आई की बात करूँ, तो ह्यूमन आई से एक न्यूमेरिकल बनता है और वो भी बहुत ही कम चांस रहता है कि आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड भी चैप्टर होने वाला है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो लाइट के ढेर सारे फिनोमिना होते हैं, लेकिन उसमें से हमें दो ही फिनोमिना के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन? तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमिना के बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, राइट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं अपने सराउंडिंग में लाइट से रिलेटेड। जैसे कि एक छोटा सा पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो मैंने कहा कि ये कोई सरफेस है। क्या है? ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे कोई लाइट रे अगर फॉल हम कराएं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये सरफेस है। सरफेस से कैसा भी हो सकता है कि आपका वॉल है, हाँ, हो सकता है आपका फ़ोन का स्क्रीन है, आप जिस मिरर में अपने आप को देखते हो डेली सुबह उठ के वो मिरर है, हो सकता है कि फ्लोर है, कोई भी कैसा भी सरफेस हो सकता है कि जैसे ये कंटेनर कोई है और इस कंटेनर में आपने वाटर भरा है, तो ये वाटर का जो टॉप लेयर है, इंटरफेस है, ये वाला सरफेस है। तो ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, जनरलाइज कर दो इसको, मान लो किसी भी टाइप का ये सरफेस होगा और इस सरफेस पे जाके लाइट रे अगर फॉल होगी तो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने कहा ये सरफेस है, इस पे जाकर लाइट रे ऐसे फॉल हो गई। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये क्या है? लाइट रे है। लाइट रे है मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट रे जाके ऐसे फॉल हो गई। अब इस लाइट रे के साथ क्या क्या हो सकता है? तो पहला होता है कि ये लाइट रे रिबाउंड होके इसी मीडियम में वापस आ जाए, इसी साइड आ जाए। ये पहला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये लाइट रे अलाउ, ये जो सरफेस है वो उसको अलाउ कर दे लाइट रे को दूसरे साइड में जाने के लिए और दूसरे साइड में अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होके ये चली जाए। ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि ये सरफेस जो है, चूंकि लाइट एनर्जी का फॉर्म है, तो ये सरफेस उसको क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। ये हो सकता है। तो ये तीन केस हैं जो लाइट के साथ, किसी लाइट रे के साथ हो सकते हैं जो किसी सरफेस पे जाके फॉल होता है। अब इन तीनों में से क्या होगा, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस सरफेस। ये सरफेस किस टाइप का है ये डिसाइड करेगा। और इसी के भी यहाँ पे सरफेस के टाइप्स होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा होगा। क्या क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक वाले में क्या देखा था कि वो हमारा क्या कर रहा था? रिबाउंड कर दे रहा था। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा था कि इधर ये की तरफ लाइट रे आ जा रही थी। और ट्रांसलूसेंट में क्या होता था? दोनों ही चीजें हो रही थी पार्शियली। तो ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो। अब अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो हमें सिलेबस में डिटेल में ये वाला डिस्कस करना है, मतलब लाइट रे सरफेस पे फॉल हो और रिबाउंड होके आ जाए, ये वाला प्रोसेस, ये वाला फिनोमिना डिस्कस करना है। और दूसरा क्या डिस्कस करना है कि जब लाइट रे सरफेस पे फॉल हुई तो फॉल होने के बाद दूसरे मीडियम में वो चली जाए, दूसरे साइड चले जाए, तो दूसरे साइड जाएगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वहां पे, ये डिस्कस करना है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अपने सिलेबस में, राइट। अच्छा, अब सिलेबस में आगे मतलब और आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या नेचुरल फिनोमिना हमारे सराउंडिंग में अक्सर होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले फिनोमिना की बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये सबने देखा होगा। हाँ, जब रात के टाइम में अगर आप जाते हो छत पे तो कभी कभी आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। जो स्टार्स होते हैं वो ऐसे टिमटिमाते रहते हैं, राइट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ऐसे ही एक और फिनोमिना ले लेते हैं। ये भी आपने देखा होगा, रेनबो फॉर्मेशन। अक्सर क्या होता है, बारिश के बाद जब अगर सनलाइट आ जाए, धूप निकल आता है, तो हमें कभी कभी रेनबो देखने को मिल जाता है। अब ये रेनबो कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, और क्यों रेनबो में यही 7 कलर्स दिखते हैं, क्यों रेनबो में यही 7 कलर का पैटर्न का जो पैटर्न होता है, मतलब जो ऑर्डर इनका होता है, क्यों वो इसी तरीके से होता है, ये सारी चीजें हमें ऑप्टिक्स में मतलब लाइट चैप्टर में समझने को मिलेंगी। एक और खूबसूरत सा फिनोमिना ले लेते हैं, जैसे ये आप सनराइज या सनसेट कह सकते हो। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो देखो सन का जो कलर है वो कुछ ऐसा हो जाता है और इसके सराउंडिंग आसपास के जो स्काई का कलर है वो कुछ ऐसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है?
सनराइज और सनसेट के टाइम पे। अब अगर यही मैं कहूँ कि दोपहर में जाके आप देखो सन को, तो सन का कलर दोपहर में कैसा होता है, व्हाइट हो जाता है। लेकिन जब आप सनराइज और सनसेट के टाइम पे देखते हो तो कुछ इस तरीके से सन का कलर होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अगेन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। एक और सिंपल सा फिनोमिना मैं ले लेता हूँ, अक्सर ये बचपन में आप करते भी होगे कि एक कंटेनर लेते हो और कंटेनर में आपने वाटर फिल कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ कंटेनर में आपने वाटर फिल किया और ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया था ताकि आप देख सको, और उसमें एक पेंसिल, पेंसिल आपका जैसे है तो ये पेंसिल आपका क्या होगा, स्ट्रेट होगा, राइट। लेकिन जब आप इसको इमर्स करते हो, डिप करते हो किसमें, वाटर फिल्ड कंटेनर में, तो ये कुछ इस तरीके से अपने पाथ से डेविएटेड हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जो पेंसिल स्ट्रेट था अब वो वहां से ऐसे कुछ बेंट होता हुआ हमें दिख रहा है। ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसका वो बेंट हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है, क्यों ऐसा हो जाता है, क्या अब जब उस पेंसिल को आप वापस निकालते हो तो वो वैसा ही स्ट्रेट ही रहता है, लेकिन जब हम उसको इमर्ज कर देते हैं वाटर के अंदर तो उसके जो उसका जो इमर्ज्ड पार्ट होता है उसमें बेंडिंग हमें देखने को मिलती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों बेंडिंग देखने को मिलती है, इसके पीछे का कॉज क्या है, हाँ, ये हम सारी चीजें इस चैप्टर में समझने वाले हैं। साइंस सिटी आप लोग गए होंगे, जब साइंस सिटी जाते हो तो वहां पे कुछ इस तरीके से मिरर्स लगे होते हैं, और उस मिरर में जब आप देखते हो तो होता क्या है कि जो भी आपका एक्चुअल साइज होता है, जैसे जब आप उसके सामने खड़े होते हो तो बड़ा ही अजीबो गरीब आपका इमेज उसमें बनता है। कभी आप बहुत ही बौने बन जाते हो, कभी आप मोटे हो जाते हो ना, कभी आपको एकदम थिन और आपका लेंथ हाइट आपका बढ़ा देता है। इस टाइप से वहां पे मिरर लगे होते हैं और अलग अलग मिरर में आपका अलग अलग तरीके से इमेज का, खुद के आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मैं मान लो यहाँ पे इनका ये जो हैंड है, दिस इज आर ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज देखो मिरर में बन रहा है वो कैसा बन रहा है, क्या दोनों सिमिलर हैं, क्या अगर इसको देख के कोई बता सकता है कि इसका हैंड कैसा होगा, नहीं बता सकते। तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि ऐसा ऑब्जेक्ट था और उसका साइज हमें ऐसा कुछ देखने को, मतलब उसका जो इमेज बना उस इमेज का साइज कुछ ऐसा बन गया, ऐसा क्यों हुआ, कब होता है ऐसा। हो सकता है कभी कभी इसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो बहुत ही छोटा सा बन जाए, तो कैसे ये हो रहा है, राइट। ये सारे फिनोमेना, एक और यहीं पे हम लेना चाहे तो ले सकते हैं कि जैसे कंटेनर हमने ले लिया और इसी कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर भर दिया, हाँ वाटर फिल कर दिया, और एक कॉइन को यहाँ पे हमने इमर्स कर दिया, डिप कर दिया, ड्रॉप कर दिया इस कंटेनर में। तो जब इसको बाहर से आप देखते हो तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ कॉइन आपको दिखता है। क्यों ऐसा होता है, वाई। कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि मान लो आप कॉपी पे ऐसे कुछ लिखे हो, ये मान लो आपका पेज है और इस पेज पे कुछ लिखा गया है और यहाँ पे एक ड्रॉप वाटर का ऐसे पड़ जाए, ठीक है, एक ड्रॉप वाटर का पड़ जाता है, तो उसके बाद जिस लेटर पे वो पड़ा रहता है वो लेटर थोड़ा सा आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्यों ऐसा हो जाता है, आप शायद ये कम नोटिस किए हो, लेकिन ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बताया, सनराइज सनसेट बताया, ये ग्लास वाला बताया, ये मिरर वाला बताया, ये सारी चीजें आप देखे होंगे अपने डेली लाइफ में अक्सर, राइट। तो ये जो चैप्टर है ना, लाइट चैप्टर, इस चैप्टर में हम दो फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं आपसे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों फिनोमेना के बिहाफ पे इनमें से कुछ पार्ट, कुछ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं नेचर में वो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर में हम कुछ और भी लाइट के फिनोमेना जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और भी बहुत कुछ एक दो चीजें डिस्कस की जाएंगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह, तो वहां पे और दो तीन चीजें निकल के आएंगी, जैसे कि जो डेंजर सिग्नल होता है वो हम रेड कलर का क्यों बनाते हैं, जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, राइट। ये सारी चीजें हमारी ये इस चैप्टर में हम समझेंगे, मतलब जो पूरा ऑप्टिक्स पार्ट है उसमें हम ये सारी चीजें समझेंगे, राइट। चलो अब हम बात करने वाले थे, हमने अभी आपको बताया कि जब लाइट रे होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने पास से डेविएट होता है, और तीन तरीके से, जब किसी सरफेस पे लाइट रे फॉल होता है तो हो सकता है या तो वो हमारा रिबाउंड हो जाए, या तो वो दूसरे साइड चला जाए, या तो वो ऑब्जर्व कर ले सरफेस ही उस लाइट एनर्जी को, या हमने इनमें से कोई भी दो या कभी कभी तीनों भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि सरफेस का नेचर क्या है, लाइट का वेवलेंथ क्या है, लाइट किस टाइप की है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ एयर ले लिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसमें मैंने एयर ले लिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ एयर है और नीचे की तरफ भी मैंने क्या ले लिया है, एयर ले लिया है।
क्या ले लिया है, एयर ले लिया है। अब देखो मैंने कहा कि ये एक टॉर्च ले लिया मैंने, ठीक है। अभी इसको मैं एयर में ऐसे जलाता हूँ, जैसे इसको ऑन किया, देखो लाइट रे जो है वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, लाइट रे जो है वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से लाइट रे एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, अब इसके नीचे के मीडियम को मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे नीचे मैंने एयर की जगह पे अब क्या ले लिया, वाटर ले लिया। देखो जैसे ही वाटर लिया, पहले क्या था, एयर, जब एयर था तो ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही वाटर ले लिया तो वाटर लेते ही अब ये ओरिजिनल पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो जा रही है। ओरिजिनल पाथ इसका देखो ऐसे सीधे था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा डेविएट हो गई, बेंड हो गई है, नॉर्मल की तरफ चली गई है, राइट। अगर मैं कहूँ कि ऊपर भी मैं वाटर ही ले लूँ, राइट, अब ऊपर भी मैं अगर वाटर ले लूँ, यहाँ पे ऊपर भी अगर मैंने वाटर ले लिया, तो ऊपर भी वाटर लेते क्या हुआ, देखो फिर से स्ट्रेट हो गया। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। लाइट रे अगर एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, वाटर हो, मिल्क हो, हनी हो, एयर हो, कोई भी मीडियम हो, तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। लेकिन यहीं पे अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब अगर हम मीडियम को चेंज करें, राइट, तो लाइट रे के पाथ में डेविएशन आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, इसी चैप्टर में हम समझेंगे, राइट। तो हम अभी ये देख चुके हैं कि लाइट रे, जैसे मान लो हमने ऊपर एयर कर दिया, नीचे वाटर कर दिया, तो देखो कुछ पार्ट जो इसका है वो वाटर में ऐसे चला गया, और कुछ पार्ट हमारा रिबाउंड होके इधर आ रहा है। हमें ये यही दोनों फिनोमिना डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। ये जो ऊपर चला गया लाइट रे रिबाउंड होके, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और ये जो नीचे बेंड होके गया है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये दो फिनोमिना के बारे में हमें डिस्कस करना होता है इस चैप्टर में, राइट। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं फिर से डिटेल में रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखो होता क्या है, जो बाउंसिंग बैक हो रहा था लाइट रे का, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहीं पे अगर हम देखें तो जो लाइट रे है, लाइट रे क्या कर रहा है, एक पाथ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। अब वो जिस सरफेस पे जाके फॉल हो रहा है, वो सरफेस हमारा क्या है, जैसे लाइट रे जाके एक सरफेस पे फॉल हुआ, और सरफेस से फॉल होने के बाद क्या कर रहा है, रिबाउंड हो जा रहा है। क्या कर रहा है, रिबाउंड हो जा रहा है। तो रिबाउंड हो गया, तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया था, रिफ्लेक्शन। मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। देखो यहां से क्या हो रहा है कि लाइट रे ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है, इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ से ऐसे रिबाउंड कर गया, राइट। तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाउ कैन वी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपली वी कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, reflection of light is, what is reflection of light, we can say it is bouncing back। reflection of light क्या होता है, बाउंसिंग बैक। ये वर्ड इसके लिए याद रखना, क्या याद रखना है, बाउंसिंग बैक। देखो ये बाउंस बैक ही तो हो रहा है, ये जा रहा है, जिधर से जा रहा है उसी मीडियम में वापस वो चला जा रहा है रिफ्लेक्ट होके। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज बेसिकली नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक दो चीजें और हमें याद रखनी है। देखो ये लाइट रे जो जाके ऐसे सरफेस पे फॉल हुई है, जैसे कि यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये सरफेस था, ये लाइट रे जाके ऐसे फॉल हुई, तो जो लाइट रे जाके फॉल होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंस रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे। जिस पॉइंट पे वो फॉल होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ, ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पे फॉल होने के बाद सरफेस उसको क्या करेगा, रिबाउंड कर देगा इधर की तरफ। तो जो लाइट रे रिबाउंड होके आ गई उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने अभी बताया, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। हाउ कैन वी डिफाइन दिस 3 पॉइंट्स, व्हाट इज इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे कौन सी वाली रे हो गई, जो जाके सरफेस पे फॉल हो रही है, इंसिडेंस जो हो रही है रे, इंसिडेंस जो बाउंस्ड बैक हो गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड द पॉइंट एट विच इंसिडेंस रेज फॉल, और द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस सरफेस, जिस पॉइंट पे वो जाके फॉल हुआ है, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब यहाँ पे देखो
ये हो क्या रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मल, यहाँ से क्या हो रहा है, डॉट लाइन, एक नॉर्मल भी तो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे ये कोई सरफेस है, मैं कहूँ इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल हमारा ये भी हो सकता है। नॉर्मल मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर, हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन इस कंडीशन में, रिफ्लेक्शन के केस में जो हम नॉर्मल लेते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल देखो यहाँ भी अगर हम ड्रॉ कर दे तो ये 90 डिग्री बना देगा, यहाँ भी बना देगा 90 डिग्री, लेकिन कौन सा वाला नॉर्मल लेंगे, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास कर रहा हो, मतलब कि इंटरफेस जो भी हमारा सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर तो हो लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी पास करे, कुछ इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये वाला नॉर्मल हमारा यहाँ पे लिया जाएगा। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर हो एज वेल एज वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे। टोटल हमने अभी तक 5 पॉइंट यहाँ पे सीख लिया है। पहला क्या सीखा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाइट लाइट और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, व्हाइट जरूरी नहीं है, किसी भी कलर का हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे is the ray which falls on the surface, right? Incidence हो रही है जो ray. What is point of incidence? The point of surface at which incident ray falls on the surface. What is reflected ray? Bounced back light ray after striking the surface is known as reflected ray. And what is normal? Normal is basically a perpendicular, imaginary perpendicular हम draw करते हैं basically यहाँ पे, तो it is a perpendicular to the surface which passes through point of incidence. ये इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब देखो आगे हम बढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, राइट, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जाने से पहले एक चीज और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो हमने अभी आपको बताया कि जब लाइट रे जाके फॉल हो रही है तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हमारा हो गया इंसिडेंस रे, एक हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एक हमने बता दिया नॉर्मल, फिर हमने बता दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये 4 बातें हमने आपको बता दी कि ये चारों क्या है। इसके अलावा 2 और पॉइंट हमें याद रखना है, क्या क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पे हम एक ले लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि नाम है इनका, तो नाम से ही क्लियर है इंसिडेंस किस एंगल पे हो रहा है, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो लेकिन ये कहाँ से हम मेजर करते हैं, किस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम निकालेंगे। तो देखो ये जो नॉर्मल है, जैसे हमारा इंसिडेंस जाके ऐसे फॉल हुआ था सरफेस पे, हमने यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया था, ठीक। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाउंस्ड बैक होके लाइट रे इसे ऐसे चली गई, तो ये हमारा जो होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, angle of incidence is angle between incidence ray and normal, and angle of reflection is angle between incidence ray and normal and reflected ray. What is angle of incidence, angle between incidence ray and normal. What is angle of reflection, angle between normal and reflected ray. ये हमें याद रखना है। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स बताए, 6 टर्म्स बताए रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। what is incidence ray, what is reflected ray, what is normal, what is point of incidence, what is angle of incidence and what is angle of reflection। ये टोटल 6 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इसी के बिहाफ पे हम आगे यूज करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे कुछ सर्टेन लॉज हमारे अप्लाई होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो कुछ स्पेशल लॉज को फॉलो करते हुए होगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 ही लॉ हमें याद रखने हैं, 2 कभी भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट रे का तो वहाँ पे 2 ही लॉ होते हैं, और इन दोनों ही लॉ को रिफ्लेक्शन के टाइम पे लाइट रे फॉलो करती ही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी बताया था क्या है, आई। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इक्वल टू आर।
ये पहला लॉ हमारा बन जाता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ बन जाता है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमेशा के लिए। चलो तो एक जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये जाके इंसिडेंस रे ऐसे फॉल हो गई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा कि ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री, राइट। और पूछ दूं यहाँ पे कि आर कितना आ जाएगा, तो तुम तुरंत बता दोगे कि आर इधर से 30 डिग्री पे ऐसे निकल जाएगा, और आर की भी वैल्यू कितनी आप बता दोगे, 30 डिग्री, कितनी बता दोगे, 30 डिग्री। तो ये तो देख के आई के बराबर है, तो देख के बता दिया तुरंत। इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लूँ, अब सरफेस को थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया, राइट। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ, लाइट रे ऐसे जाके फॉल हो रही है, राइट, ऐसे जाके फॉल हो गई इंसिडेंस रे। ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने बोल दिया है कितना, 20 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आर बता दो कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज करके एक बार दिमाग लगा के जरा इसको देख लेना कितना आ रहा है। चलो कुछ बच्चों का यहाँ पे 20 डिग्री आ गया होगा, जो कि गलत है। 50 इसका आया होगा, हाँ 50 नहीं 70, जिसका 70 आया होगा उसका सही है। तो अगर 20 आता है तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लगाया होगा कि चलो ये आई दिया है, लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये कब होता है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे होता है। ये होता क्या है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था याद करो, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। तो ये जो 20 डिग्री है, क्या ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का है, नहीं है, ये तो इंसिडेंस रे और सरफेस के बीच का है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। अब हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल का मतलब ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, जिसमें से ये 20 हो गया। अगर ये 20 हो गया तो दिस विल बी 70 डिग्री। अब 70 डिग्री ये हो गया तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 डिग्री, आर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो ये होगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया भी था, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चा उसमें गड़बड़ करके आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल उसको दिखता है और तुरंत उसको याद आता है कि आई इज इक्वल टू आर, और उसको आई समझ लेता है। तो ये आई नहीं होता है। आई के लिए हमेशा याद रखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल होगा, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो जाता है, राइट। अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंस रे है, क्या है, इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों ही, कौन कौन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज थ्री ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। ये याद रखने की बात है, हमेशा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो ये याद रहेगा। एक जल्दी से समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने क्या क्या अभी तक बताया, इंसिडेंस रे बताया, ये वाली रे इंसिडेंस हो गई जो जाके सरफेस में फॉल हो रही है। रिफ्लेक्टेड जो बाउंस बैक होके आ गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। ये जो पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट को हमने बोल दिया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, एंड दैट्स द रीजन इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। And this one is angle between incidence and normal and reflected ray, and that's why it is known as angle of reflection and represented by R. First law of reflection states that angle of incidence is always equal to angle of reflection, that's why I write here I is equal to R. और second law कह रहा है कि जो इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे अभी स्क्रीन पे जिस आप देख रहे हो, उस स्क्रीन पे जो इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों आपके स्क्रीन के प्लेन में है। ऐसा तो नहीं कि इंसिडेंस और नॉर्मल आपके स्क्रीन के प्लेन में हो और रिफ्लेक्टेड स्क्रीन से बाहर आ गई हो, या इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड आपकी स्क्रीन का प्लेन पे हो और नॉर्मल स्क्रीन से बाहर आ गई हो। ये तीनों ही एक ही प्लेन पे हमेशा लाई करते हैं। तो ये दो लॉ है, आपको इन दोनों लॉ को याद रखना है, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। देखो हो क्या रहा है, मैंने कहा कि इन यहाँ पे लाइट रे, मैंने यहाँ से लाइट रे को ऐसे भेजा। जब लाइट रे को भेजा तो देखो ये जो लाइट रे है यहाँ से सरफेस पे जो जाके फॉल हो रही है, तो ये हमारी इंसिडेंस रे बोली जाएगी। ये जो पॉइंट जिसपे फॉल हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या, नॉर्मल, राइट। अब इसके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट। ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी यहाँ पे कितना है, 0। देखो कैसे कैसे याद रखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल था, राइट। देखो जब हमारी लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही थी, ये नीचे वाली रे को आपको नहीं देखना है, ठीक है, बस आप देखो ऊपर वाली रे, ठीक है, इतना पार्ट आप देखो बस। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ऐसे जैसे इस टॉर्च को ऑन किया तो ये जाके यहाँ पे इंसिडेंस रे निकल के गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गई, राइट। अब हो क्या रहा है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होगा, तो हम इसको अगर घटा रहे हैं, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसको नॉर्मली फॉल करा दिया, जो इंसिडेंस रे है वो जाके सरफेस पे नॉर्मली फॉल हो रही है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर एंगल बना रहा हूँ, कम एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से, तो बहुत ही कम एंगल अगर बनाया है तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड भी उतना ही होगा। जैसे से हम इस एंगल को घटा रहे हैं रिफ्लेक्टेड का भी एंगल घट रहा है, और जैसे ही ये हमने कर दिया जीरो, जीरो हो गया ना ये, मतलब जब इंसिडेंस रे नॉर्मल हो जाएगी सरफेस के, राइट, जिस सरफेस पे इंसिडेंस रे फॉल हो रही है अगर उस पे इंसिडेंस रे नॉर्मली फॉल होगी, इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो, बिकॉज इंसिडेंस रे जो है वो नॉर्मल से कॉन्साइड कर जा रही है, देखो नॉर्मल से कॉन्साइड कर जा रही है, तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, एंड आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पे देख के भी पता चल रहा है, जैसे से हम एंगल घटा रहे हैं, घटाते 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 ये हमने एंगल जीरो कर दिया, तो इंसिडेंस और नॉर्मल कॉन्साइड किए, रिफ्लेक्टेड भी कॉन्साइड कर गई, बस डिफरेंट क्या होगा, डायरेक्शन। तो जो इंसिडेंस रे यहाँ पे जाके फॉल हुई है, जो इंसिडेंस रे जाके फॉल हुई है यहाँ पे, वो उसी को क्या करेगा, कॉन्साइड करते हुए, मतलब उसी के पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। देखो यहाँ पे जब नॉर्मली ऐसे जाएगा तो एंगल आई की वैल्यू जीरो, आई क्यों जीरो, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस रे कॉन्साइड विथ नॉर्मल, दैट्स वाई एंगल आई इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर लाइट रे को फॉल, यहाँ पे लाइट रे जो इंसिडेंस हो रही है वो इस तरीके से अगर हो, तो इस केस में भी क्या होगा कि अब ये जो डॉट दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल नहीं रहेगा, अब हमारा नॉर्मल ये नहीं रहेगा, राइट, यहाँ पे नॉर्मल हमारा ये नहीं रहेगा, नॉर्मल अब क्या हो जाएगा, हम देखो यहाँ पे तो चलो इस केस को मैं आगे ही डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज ना होना। अभी के लिए बस ये समझ लो कि तुम्हें जब हम सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, जब सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ होगा तो हमारा एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे एक स्पेशल केस में आपको बता दिया है, राइट, एक स्पेशल केस ले लिया कि इफ इंसिडेंस रे फॉल्स नॉर्मल टू द सरफेस व्हाट विल हैपन। अब तो पता चल गया, यहाँ पे दो ही बातें होंगी, पहली बात क्या हो जाएगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 डिग्री। सिंपल सी बात हो गई, ये हमारा एक स्पेशल केस याद रखना है हमें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो देखो होता क्या है, इसके पहले मिरर की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा कि मिरर क्या चीज़ है। तो मिरर क्या है, जैसे आप सुबह सुबह आते हो, हाँ, नहा धो के जब ड्रेसिंग टेबल के पास, तो आप उसमें क्या करते हो, अपने आप को देखते हो, और आप क्या करते हो, यहाँ पे ये जैसे ड्रेसिंग टेबल का मिरर है तो इसके सामने आप ऐसे खड़े हो जाते हो, राइट, और अपने आप को बढ़िया से देखते हो। तो क्या होता है कि जो आपका इमेज होता है, आपको इसमें क्या दिखता है, जैसे वही दिखता है जो इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसके सामने आप खड़े हो तो इसमें आपको कौन दिखेगा, आप खुद दिखेंगे। तो ऐसा कुछ इमेज इसमें आपको देखने को मिलता है। ये जो हम मिरर यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल के लिए, ये जनरली हमारा कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर यहाँ पे आपने यूज किया, राइट। अब होता क्या है प्लेन मिरर के केस में कि जो आपकी डिस्टेंस होती है मिरर से, जितना होता है उतने ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे
इमेज बनता हुआ दिखता है, राइट। जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इमेज उतना ही उसके अंदर बनता हुआ, मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ये तो सारी बातें थी मिरर, प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर की एक खास बात क्या है कि जिस प्लेन मिरर के अगर सामने जिधर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उधर की तरफ आप खड़े होते हो तो आपका इमेज दिखता है। अगर इसके बैक साइड में जाके देखोगे तो वहां पे पॉलिश किया गया रहता है, राइट। जब आप पॉलिश सरफेस के पॉलिश को हटा दोगे वहां से तो उस केस में यह मिरर का काम नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, लाइट रे इससे सीधे निकलने लगेंगी, राइट। अब ये मिरर नहीं रहा। तो मिरर के लिए पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बनता है किससे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। किससे बनता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है। ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, बात नंबर एक हो गया कि ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसका दो सरफेस जो होगा उसमें से एक सरफेस जो है वो हमारा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और जो दूसरा सरफेस हो वो क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस हो। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का आपने प्लेन पार्ट लिया और उसके एक सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया। अब ये नहीं कि आप जाके नॉर्मल पेंट उठा के आप उसको पॉलिश कर दो, उसके लिए सिल्वर के कंपाउंड्स आते हैं, वो आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो जब आप उसको जाके पॉलिश करते हो तो वो काम करने लग, जो सरफेस आपने जिसको पॉलिश किया है वो पॉलिश पर गया और उसका अपोजिट जो दूसरा सरफेस था वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने लगता है, और वो जो प्लेन सरफेस आपने लिया था वो अब मिरर बन जाता है। और चूंकि वो प्लेन था इसलिए हम उसको वहां पे प्लेन मिरर कहते हैं। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो देखो ये यहाँ पे मैंने एक स्फेयर लिया है, राइट। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इस स्फेयर का एक पार्ट होता है। जैसे मैं क्या करूं कि इस स्फेयर को यहाँ से ऐसे कट कर दूं, यहाँ से मैं इस स्फेयर को ऐसे कट कर दूं। तो जब कट करूंगा तो कट करने के बाद जो पार्ट निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। इस पार्ट के पास दो सरफेस हमें देखने को मिलेंगे, इधर की तरफ मान लो पहला सरफेस और इधर की तरफ जो है वो दूसरा सरफेस, दो सरफेस इसके पास होंगे। अब जैसे प्लेन सरफेस आपने पहले उठाया था उसी तरीके से अब मैंने आपको ये दे दिया ट्रांसपेरेंट कर्व्ड सरफेस, राइट। अच्छा एक और चीज याद रखो, जैसे जो प्लेन सरफेस था वो किसका बना हुआ था, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। तो ये भी जो स्फेयर आपने लिया ये किसका होना चाहिए, ये हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो स्फेयर है वो कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हॉलो। हॉलो एंड ट्रांसपेरेंट स्फेयर हम लेते हैं। स्फेयर made up of transparent material and it must be hollow, राइट। अब उसको हमने कट किया, एक छोटा सा पार्ट निकाला, तो छोटा जो पार्ट आया वो कुछ इस तरीके से आया। अब इस पार्ट के पास दो सरफेस है, ठीक, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। अब हम चाहते हैं कि ये मिरर बन जाए, तो मिरर बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके किसी एक सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। अब इसके पास दो सरफेस हैं तो किसी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस मिरर को एज इट इज ऐसे रखा और इसके इनर साइड को पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, इनर सरफेस को हमने ऐसे पॉलिश कर दिया, राइट। अब दूसरा, इनर को ना करके हम आउटर को पॉलिश कर दें इस तरीके से। क्या कर दिया, आउटर को पॉलिश कर दिया। अब ये दो सरफेस थे तो हो सकता है हम एक बार अगर इनर को भी पॉलिश कर सकते हैं, हम आउटर को भी पॉलिश कर सकते हैं। तो मैंने एक बार इनर को पॉलिश किया, जब इनर को पॉलिश किया तो हमें ऐसा कुछ मिरर बन के आ गया। इस टाइप के मिरर को हम क्या नाम दिए, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जब आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिए तो मिरर को नाम दे दिया गया कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया गया, कॉनकेव मिरर। अब पूछेगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स भी स्फेरिकल है, कॉनकेव भी स्फेरिकल है। तो कैसे बताएंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो सीधा कह सकते हैं, देखा जाए तो ये स्फेरिकल मिरर क्या था, एक पार्ट था किसका, हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर का। क्या था, एक पार्ट था किसका, हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर का। कैसा पार्ट, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड है, एक सरफेस पॉलिश्ड है और दूसरा सरफेस जो पॉलिश नहीं किया गया है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है हमारा पॉलिश्ड सरफेस। इसी तरीके से इसके केस में ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है हमारा पॉलिश्ड सरफेस, राइट।
तो हाउ कैन वी डिफाइन spherical mirror? Spherical mirror is a part of hollow transparent sphere whose one side is polished and other side behaves as reflecting surface, right? Getting my points? How can we define spherical mirror? It is a part of hollow transparent sphere whose one side is polished and other side behaves as reflecting surface, whose one surface is polished and other surface behaves as reflecting surface. ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये क्या है, तो ये स्फेरिकल मिरर का ही तो एक टाइप है। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास सरफेस कौन सा वाला पॉलिश्ड है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, मतलब अगर तुम इनर सरफेस भी पॉलिश कर रहे हो तब भी स्फेरिकल, आउटर कर रहे हो तब भी स्फेरिकल। लेकिन जब पूछेगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है तो क्या बताएंगे? इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose convex, to whose inner surface is polished and outer surface behaves as reflecting surface। क्या बताएंगे? It is a part of spherical, it is a type of spherical mirror whose inner surface is polished and outer surface behaves as convex mirror। फिर क्या है कि कॉनकेव मिरर क्या है? तो कॉनकेव में देखो पॉलिश्ड क्या है, आउटर, और इनर क्या है, रिफ्लेक्टिंग। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ spherical mirror whose inner surface behaves as reflecting and outer surface is polished, right? या आप टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ना कह के पूरा डिफाइन करना चाहो तो डिफिनेशन ऐसे ही बन सकता है, जैसे पूछा कॉनकेव मिरर क्या है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, हाउ कैन वी डिफाइन? इट इज a part of hollow transparent sphere whose outer surface is polished and inner surface behaves as reflecting surface, right? तो इस तरीके से आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफाइन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये बन के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया और उससे बना के उसका पूरा स्फेयर भी दिखा दिया हूँ। जैसे मान लो ये मिरर हमें दिया था इस तरीके से, राइट? तो ये देख के पता चल गया कि इनर सरफेस ये हमारा रिफ्लेक्टिंग है, आउटर वाले को किया है पॉलिश, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? कॉनकेव मिरर बोल दिया। क्या बोल दिया? कॉनकेव मिरर। अब ये मैं कॉनकेव मिरर अगर बोल दिया तो यहाँ से हम इस जिस स्फीयर से लिया गया उस स्फीयर को भी तो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने उस स्फीयर को भी ड्रॉ करके डॉटेड लाइन से दिखा दिया। सेम तरीके से अगर इस मिरर को देखो तो इसका आउटर सरफेस ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग, और इनर जो है वो है पॉलिश, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर का टाइप। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे और याद रखोगे, राइट? अब देखो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखने हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, राइट? कितने टर्म्स होते हैं? तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज पोल। पहला टर्म हमें क्या याद रखना है कि पोल क्या होता है, राइट? जब बात की जाएगी किसकी? पोल की। किसके बारे में बात की जाएगी? पोल के। तो देखो पोल है क्या चीज? पोल क्या है? जो रिफ्लेक्ट, जैसे कोई भी मिरर बना के दे दे तुम्हारे सामने, मैंने कहा कि ये एक मिरर है, अब बता दो तुम जल्दी से, मैं इसके अगर ये आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो इनर क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग, और इनर रिफ्लेक्टिंग आउटर पॉलिश, तो मिरर कौन सा बन जाएगा? कॉनकेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर बन जाएगा, राइट? तो मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है? एक मिरर है। अब इस मिरर में जब कहेगा कि पोल क्या होता है, ठीक है, पहले तो कितने टर्म्स हमें याद रखने हैं? टोटल 6 टर्म्स याद रखने हैं। फर्स्ट उसमें क्या हो गया? पोल। जब पोल की बात करेगा कि पोल होता क्या है, तो किसी भी मिरर के पोल की बात की जाएगी तो उस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, राइट? तो जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है तो इसका मिड पॉइंट कहीं इधर आएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे? पोल। और पोल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल पी। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा पोल। हाउ कैन वी डिफाइन पोल? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो देखो जो हमारा ट्रांसपेरेंट स्फीयर था ना, जिससे मिरर को हमने निकाला था, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर। इसका ये सरफेस हमने पॉलिश कर दिया। कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। अब पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है ये मिरर हमारा एक हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर से लिया गया होगा,
तो इस तरीके से वो कुछ स्फीयर होगा, राइट, जिससे ये लिया गया है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is basically center of that hollow transparent sphere whose mirror is a part. Center of curvature of a spherical mirror is center of that hollow transparent sphere whose mirror is a पार्ट। अब यहीं पे अगला हमारा बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी वही चीज है, उसी हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का जो रेडियस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा, यहाँ पे ये ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, तो ये सब क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से। पोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल पी से। पोल क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर का मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ द दैट hollow transparent sphere whose mirror is a part and radius of curvature is radius of the same sphere। तो ये तीन बातें हो गई। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ये याद रखो कि एक लाइन, दो पॉइंट से मैक्सिमम कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक होगी, मतलब यूनिक होगी। तो यहाँ पे वही चीज याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा पोल। क्या है, पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे मिरर हमारा कॉनकेव हो, चाहे मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स में भी जाएंगे तो पोल यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन होने वाली लाइन मतलब दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये चार बातें सबको अब याद रहेंगी इस तरीके से। मिरर से रिलेटेड हम पॉइंट्स टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इज पोल, सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोर्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस। Pole is the midpoint of reflecting surface, center of curvature is the center of that hollow transparent sphere whose mirror is apart, and radius of curvature is radius of the that hollow transparent sphere whose mirror is apart, and principal axis is an imaginary line or axis passing through pole and center of curvature। इसके बाद दो और टर्म्स आते हैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। क्या आता है, फोकस एंड फोकल लेंथ। ये थोड़ा हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस किसका, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर के जैसे फोकस की बात की जाएगी तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया ये एक कॉनकेव मिरर, क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर। तो इसके आउटर सरफेस को हमने क्या कर देना, पॉलिश कर देना। तो पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस को, राइट। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, पोल होगा, पोल होगा। ये है हमारा मान लो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इधर कहीं मैंने मान लिया कि यहाँ पे लगभग मान लो ये कहीं इधर सेंटर ऑफ आसपास मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली जो बीच वाली लाइन दिख रही है ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइट रेज लिए, ये 1 2 3 4 लाइट रेज मैंने लिया है, और चारों लाइट रेज जो है, इंसिडेंस रेज जो है, ये चार, इन चारों में सिमिलरिटी क्या है कि दिस 4 इंसिडेंस रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अलग अलग पॉइंट्स पे जाके इंसिडेंस हो रही है। ये यहाँ पे जाके इंसिडेंस हो गई, ये यहाँ पे जाके हो रही है, ये यहाँ पे जाके हो रही है, ये यहाँ पे जाके हो रही है। अलग अलग पॉइंट्स पे इंसिडेंस हो रही है। तो होता क्या है इस केस में, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और कॉनकेव मिरर पे, किस पे, कॉनकेव मिरर पे फॉल हो, तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों से आने वाली रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपस में एक दूसरे को कट करती है। और किस पॉइंट पे कट करती है, तो सबके सब आके इस पॉइंट पे कट की है। जिस पॉइंट पे वो कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वही पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, फोकस। तो कैसे हम डिफाइन कर लेंगे फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर को, कि इफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले क्या है, ये एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है। और कहाँ पे ये पॉइंट होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जिससे कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे पास करती है। कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं, कौन सी वाली, कौन सी वाली रिफ्लेक्टेड रे,
तो जिसका इंसिडेंस रे क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, राइट। हाउ कैन वी डिफाइन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? if incidence ray pass if incidence ray is parallel to principal axis, then reflected ray cuts principal axis at a point and that point is known as focus, राइट। ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस था। अभी क्यों पैरेलल जाने पे वो फोकस पे ही पास की है, ये चीज हम आगे डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये तो हमारा कॉनकेव का था। कॉन्वेक्स के केस में जाओ जरा, और कॉन्वेक्स में भी क्या करो, सेम चीज, मतलब इंसिडेंस रे जो है वो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट रे होगी यहाँ कहीं हमारा पोल होगा, दिस विल बी पोल। अब यहाँ पे हमने पोल ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा थोड़ा आगे। यहाँ पे कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिखेगा। ये मैंने कह दिया कि ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर मैंने ले लिया, राइट। तो अब क्या होगा कि जो लाइट रे है वो पैरेलल तो जाके फॉल हो रही है, ये हमारी 4 लाइट रे हमने ले लिया, पैरेलल गई। अब फॉल होने के बाद सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी क्या है, अलग अलग है। देखो सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, अलग अलग। तो ये यहाँ पे क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो इस तरीके से निकल के आ जाएंगी। अब इधर कहीं से देखोगे, बाहर से यहाँ से अगर देखोगे तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसे पीछे कहीं दूर से आती हुई दिखेगी और प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट करता हुआ अपीयर होगा, हमें क्या होगा, कट करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को हमें अपीयर हो रहा होगा। इस रे को अगर इधर से देखो तो ये भी इधर कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ अपीयर हो रहा है। इस रे को देखो तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ अपीयर हो रहा है। इसको देखो ये भी हो रहा है। लेकिन ये कॉमन क्या है, ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करते हुए अपीयर हो रहे हैं और उसी पॉइंट को क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कैसे इसको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ फोकस को? तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के लिए क्या कहना है कि इफ इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो इंसिडेंस रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा, कट करेगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। कहां पे, फोकस पे। कट करता हुआ अपीयर होगा इस केस में। इस केस में क्या हो रहा था, अपीयर हो रहा था, हमें लग रहा था। एक्चुअल में इस साइड में पॉलिश किया गया है ना, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो दूसरा सरफेस है, मतलब कि इनर सरफेस है, दैट इज पॉलिश्ड। तो उधर की तरफ तो लाइट रे जाएगी ही नहीं, राइट। इसीलिए हमने लाइट रे उधर नहीं गई है, इसलिए हमने इसको डॉट लाइन बना के दिखाया। देखो ये डॉट करके दिखाया है क्योंकि ये उधर की तरफ लाइट रे नहीं जा रही है, इसलिए डॉट लाइन रहेगा। तो यहाँ पे ये कट करती हुई अपीयर हो रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये क्या हो रही है, कट करती हुई अपीयर हो रही है। और जब हम गए थे किसमें, कॉनकेव मिरर के केस में, तो एक्चुअल में वो फोकस पे कट कर रही थी। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जा रहा है कि हमने यहाँ पे जो फोकस की बात किया था, राइट, हमने क्या बात किया था फोकस के बारे में। तो ये जो फोकस था अगर हमारा कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकस क्या था, रियल पॉइंट था। लेकिन अगर हमारा मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था, तो उस केस में जो फोकस था वो हमारा था वर्चुअल पॉइंट। क्या था, वर्चुअल। एक्चुअल में वहां पे लाइट रे नहीं जा रही थी, लाइट रे हमें अपीयर हो रही थी। तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सीधा कहता है कि नेम द मिरर हुज फोकस इज वर्चुअल और नेम द मिरर हुज फोकस इज रियल, राइट। क्यों वर्चुअल और क्यों रियल? तो यहाँ पे कॉनकेव में क्या होता है, एक्चुअल में लाइट रे वहां पे जा रही थी तो रियल, और यहाँ पे क्यों वर्चुअल हो जा रहा था, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे जाती हुई अपीयर हो रही थी, राइट। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा पूछ लेता है कि फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ की जब भी बात की जाएगी ना, तो इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस को हम कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है, तो फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए क्या याद रखो कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमारा आ गया था फोकस और यहाँ पे आ गया था पोल।
तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आ गया। इसी तरीके से हम अगर कॉन्वेक्स में चले जाएं तो भले यहाँ पे वर्चुअल फोकस है लेकिन है ना फोकस तो यही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी क्या आ गया, इसको हमारा फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस आ गया, इसको भी हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अभी तक हम समझ गए सारे टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे, राइट। तो देखो क्या क्या हमें याद रखना है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कॉनकेव मिरर होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और इसके बाद स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इतने टर्म्स हमें याद रखने थे 6, राइट। जब पोल की बात की जाएगी, अब देखो एक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझ लो जल्दी से, कि ये जो पोल होता है ना, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। पोल क्या होता है, पॉइंट होता है। जो फोकस होता है ये भी क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है ये भी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट। ये तीनों ही पॉइंट है, राइट। इनके अलावा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये पॉइंट्स नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन है, राइट। तो पोल, पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट और फोकस पॉइंट। तो जब भी लिखोगे तो आप इसमें पॉइंट वर्ड यूज करोगे। जैसे व्हाट इज पोल, तो बताओगे कि पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर, और सेंटर तो ऑलरेडी पॉइंट ही होता है, सेंटर ऑफ द दैट हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। फोकस के लिए मैंने अभी बताया ही। तो ये हमारा हो गया क्या, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, फोकस भी समझ चुके हैं, फोकल लेंथ भी समझ चुके हैं। अब हमें समझना है रे डायग्राम, राइट। तो रे डायग्राम को कैसे हम ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, कैसे हम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, राइट। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ रूल्स बताएंगे जिन रूल्स का यूज किया जाएगा रे डायग्राम को ड्रॉ करने में। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए टोटल 4 रूल्स का यूज किया जाएगा। अब वो हमारा जो लेक्चर 2 होगा, सेकेंड वीडियो होगा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का,